विधवा को गांव में सबसे बदसूरत माना जाता था, जब तक कि करोड़पति जमींदार ने उससे यह नहीं कहा। एक छोटे से गांव में एक विधवा रहती थी जिसे सब सबसे बदसूरत कहकर बुलाते थे। सुंदर स्त्रियां उसका मजाक उड़ाती थीं, बाजार में उसे जलील करती थीं और किसी को विश्वास नहीं था कि कोई उसे दूसरी नजर से देख सकता है। वह सिर झुकाकर जीती थी, सुबह से काम पर लगी रहती थी, अपने 2 बच्चों को एक छोटे से कच्चे घर में अकेले पाल रही थी जो मुश्किल से खड़ा था। कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसका सम्मान नहीं करता था और कोई उसे जीवन साथी के रूप में तो बिल्कुल नहीं चुनता। लेकिन जो कोई नहीं जानता था वह यह था कि एक आदमी चुपचाप उसे देख रहा था, एक करोड़पति जमींदार जो गांव से गुजरता था और वह देखता था जो दूसरे देखना नहीं चाहते थे। और एक दिन सबके सामने उसने कुछ ऐसा किया जिससे सुंदर स्त्रियां स्तब्ध रह गईं। वह विधवा के सामने रुका और कुछ शब्द कहे जिन्होंने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद एक खामोश जंग शुरू हो गई। धमकी भरे खत, क्रूर झूठ, अंधेरे में हमले। कोई था जो उसे खुशी हासिल करने से पहले ही तबाह करने पर तुला था। हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं कि आप हमें किस शहर से सुन रहे हैं। लाइक बटन पर क्लिक करें और आइए कहानी पर चलते हैं। जब आशा देवी सेठ माखन लाल की दुकान से एक थैली भर आटा और 2 किलो दाल लेकर निकली तो रतनपुर की मुख्य सड़क पर धूल उड़ रही थी। उसने हमेशा की तरह वही फीकी भूरी साड़ी पहन रखी थी, बाल एक ढीली ढाली चोटी में बंधे थे और वह थोड़ा सिर झुकाकर चलती थी, जैसे कि उसने छोटा होना सीख लिया हो ताकि किसी को तकलीफ न हो। उसकी उम्र 38 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसकी आंखों और होठों के कोनों के चारों ओर समय से पहले झुर्रियां डाल दी थीं। उसकी सांवली रंगत सुबह से खेतों में काम करने के कारण धूप से झुलसी हुई थी और उसके कठोर हाथ उस महिला की कहानी बताते थे जिसने कभी आराम नहीं जाना था। 5 साल पहले जब उसके पति एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, तब से आशा अकेले अपने 2 बच्चों 14 साल के आदित्य और 11 साल की छोटी लता को पाल रही थी। वे गांव के किनारे एक मिट्टी के छोटे घर में रहते थे, जिसकी छत पुरानी टिन की थी और एक छोटा सा बाड़ा था जहां वे 3 पतली मुर्गियां पालते थे। पूरे गांव को उसकी कहानी पता थी, लेकिन वे उसे दया से नहीं, उपहास से याद करते थे। देखो, बदसूरत जा रही है, औरतें फुसफुसाती थीं जब वह बाजार से गुजरती थीं। उसके बच्चे कितने अभागे हैं ऐसी मां के साथ। माला और सुमन, गांव की 2 सबसे सुंदर स्त्रियां, खुद उनके अनुसार और उन पुरुषों के अनुसार जो उन्हें घूरते थे, चौपाल की बेंच पर बैठी थीं जब आशा उनके सामने से गुजरी। माला ने एक कसा हुआ पीला सूट और ऊंची एड़ियां पहन रखी थीं, जिनकी आवाज पत्थर के फर्श पर गूंज रही थी। सुमन का मेकअप बिल्कुल सही था और उसने एक गहरे गले का ब्लाउज पहना था जिससे एक नकली सोने का हार दिख रहा था। दोनों ने आशा को देखकर जोर से ठहाका लगाया। बस देखो तो सही, माला ने इतनी जोर से कहा कि आशा सुन सके। इस तरह बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरा यह चेहरा होता तो मैं खुद को घर में बंद रखती। सुमन ने बनावटी विनम्रता से अपना मुंह ढंक लिया। अरे सखी, इतनी क्रूर मत बनो। हालांकि तुम सही कह रही हो, दुनिया के सारे पैसे से भी कोई इसकी तरफ अब मुड़कर नहीं देखेगा। आशा ने थैली को अपने सीने से लगाया और आगे चलती रही। उसने जवाब नहीं दिया, वह कभी नहीं देती थी। उसने सीख लिया था कि खामोशी शब्दों से कम दुख देती है। वह अपने घर जाने वाली कच्ची सड़क के मोड़ पर मुड़ी और तभी उसने अपने पीछे एक घोड़े की धीमी चाल सुनी। वह बिना मुड़े सड़क के किनारे हो गई। वह जानती थी कि जमींदार उस रास्ते से अक्सर अपनी जमीन की ओर जाते थे और वह बाधा नहीं डालना चाहती थी, लेकिन घोड़ा उसके बगल में रुक गया। उसने हैरानी से ऊपर देखा और लगभग 45 साल के एक ऊंचे आदमी को देखा, जिसने चौड़े किनारे वाली पगड़ी और बेदाग साफे काम की शर्ट पहन रखी थी। वह एक अच्छी नस्ल के चितकबरे घोड़े पर सवार था। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। वह राजवीर सिंह शेखावत शौर था, गरुड़ महल हवेली का मालिक, जो उस क्षेत्र की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक था। कहते थे कि उसकी जमीन दूर दूर तक फैली हुई थी। एक अमीर आदमी, एक महत्वपूर्ण आदमी। उसने आशा को शांत, बिना किसी जल्दबाजी के देखा। नमस्ते श्रीमती। आशा ने नजरें झुका लीं। नमस्ते श्रीमान। राजवीर नहीं हिला। घोड़े ने धीरे से फुसकारा। आप घर जा रही हैं? जी श्रीमान। मुझे आपको छोड़ने की अनुमति दें। रास्ता सुनसान है। आशा को गले में गांठ महसूस हुई। कोई भी उसका साथ नहीं देता था, कोई उसकी तरफ नहीं देखता था और उस जैसे आदमी तो बिल्कुल नहीं। उसे लगा कि यह कोई क्रूर मजाक है, शिष्टाचार के भेस में एक और अपमान। लेकिन जब उसने आंखें उठाईं तो उसने राजवीर की आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसका वह नाम नहीं बता सकती थी। यह दया नहीं थी,
मजाक नहीं था, ये कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसे बरसों से किसी ने नहीं दिखाया था। जरूरत नहीं है श्रीमान, घर पास ही है, मैं जोर देता हूं। और जवाब का इंतजार किए बिना राजवीर घोड़े से उतरा और लगाम एक हाथ में पकड़कर उसके साथ चलने लगा। आशा तेजी से धड़कते दिल के साथ चुपचाप चलती रही, खिड़कियों से झांकती पड़ोसियों की नजरों को महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि कल सारा गांव इस बारे में बात करेगा, और वह जानती थी कि यह कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जब वे उसके घर के सामने पहुंचे तो आशा ने लगभग अनसुनी आवाज में धन्यवाद फुसफुसाया और तेजी से अंदर चली गई, लकड़ी का दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया। राजवीर थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा, उस छोटे से कच्चे घर, बाड़े, सूखी जमीन पर चुगती मुर्गियों को देखता रहा। फिर वह अपने घोड़े पर चढ़ा और अपनी जमीन की ओर तेजी से चला गया। लेकिन जो आशा नहीं जानती थी, जो गांव में कोई नहीं जानता था, वह यह था कि राजवीर सिंह शेखावत उसे 3 साल से देख रहा था। 3 साल से देख रहा था कि वह बूढ़ी दादी गंगा को लकड़ी का गट्ठर उठाने में कैसे मदद करती है। 3 साल से देख रहा था कि वह अपना बचा खुचा खाना रास्ते के बच्चों के साथ कैसे साझा करती। 3 साल से देख रहा था शौर कि वह अपमान को कैसे गरिमा के साथ सहती है, जवाब दिए बिना, गिरे बिना। और उन 3 सालों में राजवीर ने एक फैसला ले लिया था जो सब कुछ बदलने वाला था। अगले दिन जब सूरज चौपाल के पत्थर के फर्श को बमुश्किल गर्म करना शुरू कर रहा था, राजवीर सिंह शेखावत अपने सबसे अच्छे घोड़े पर सवार होकर गांव पहुंचा। वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 2 भरोसेमंद नौकर थे। वह सेठ माखन लाल की दुकान के सामने रुका, ठीक वहीं जहां गांव की औरतें हर सुबह खरीदारी करने और गपशप करने के लिए जमा होती थीं। माला और सुमन वहीं थीं, जाहिर है अपने नए कपड़ों और अपनी शोरगुल वाली हंसी के साथ। राजवीर घोड़े से उतरा और सीधे समूह की ओर चला गया। सभी बातचीत रुक गई, चौपाल पर पत्थर की तरह खामोशी छा गई। नमस्ते, राजवीर ने दृढ़ आवाज में कहा। मैं श्रीमती आशा देवी को ढूंढने आया हूं, क्या कोई जानता है कि मैं उन्हें कहां पा सकता हूं? माला ने भ्रमित होकर पलकें झपकाईं। सुमन ने घबराकर हंस दिया। आशा, वह विधवा? हाँ वही, वह तो अपने घर पर होंगी। श्रीमान शेखावत, आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? राजवीर ने उन्हें बिना मुस्कुराए सीधे देखा। यह मेरे और उनके बीच की बात है। और बिना कुछ कहे वह अपने घोड़े पर चढ़ा और आशा के घर की ओर बढ़ गया। शौर उसके पीछे। औरतें स्तब्ध खड़ी रह गईं, आपस में फुसफुसाती रहीं, यह समझने की कोशिश कर रही थीं कि अभी क्या हुआ है। आशा आंगन में झाड़ू लगा रही थी जब उसने घोड़े के खुरों की आवाज सुनी। वह हाथ में झाड़ू लिए बाहर निकली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। राजवीर अपनी पगड़ी हाथ में लिए और गंभीर मुद्रा में उसके दरवाजे पर खड़ा था। श्रीमती आशा, उसने स्पष्ट आवाज में कहा, मुझे आपसे बात करनी है, यह जरूरी है। उसने घूंट लिया। क्या कुछ गलत हुआ है श्रीमान? नहीं, कुछ गलत नहीं। राजवीर ने उसे सीधे आंखों में देखा। शौर, मैं आपसे मिलने, आपको जानने की अनुमति मांगने आया हूं, क्योंकि मैं काफी समय से आपकी प्रशंसा करता हूं और मुझे लगता है कि अब आपको यह जानने का समय आ गया है। आशा की दुनिया थम गई। शब्दों का कोई अर्थ नहीं था। कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता था, कोई उसे ढूंढता नहीं था, और उस जैसा आदमी तो बिल्कुल नहीं। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं निकला। वह बस उसे अविश्वास से देखती रही, जबकि सड़क के कोने में छिपकर गांव की कई औरतें चौड़ी आंखें और खुले मुंह के साथ दृश्य को देख रही थीं। खबर रतनपुर में ऐसे फैली जैसे अक्टूबर में सूखी पत्तियों पर हवा चलती है। दोपहर के खाने के समय तक गांव का कोई कोना नहीं था जहां उसी बात की चर्चा न हो। राजवीर सिंह शेखावत, क्षेत्र का सबसे अमीर जमींदार, वह आदमी जो दूर के शहर की किसी भी महिला को चुन सकता था, उसने आशा देवी, उस बदसूरत विधवा से विवाह की अनुमति मांगी थी जिसे सब घृणा करते थे। माला फुर्ती में थी। वह अपने बैठक में सिरेमिक फर्श पर एड़ियों से आवाज करते हुए इधर उधर चल रही थी, जबकि सुमन उसे सोफे से बिगड़े हुए चेहरे के साथ देख रही थी। यह समझ में नहीं आता। माला 5वीं बार अपने हाथों को कसते हुए दोहरा रही थी, उस औरत में ऐसा क्या है? वह उसमें क्या देख सकता है? वह बदसूरत है, गरीब है, अशिक्षित है, किसान की तरह कपड़े पहनती है, वह खुद को संवारती भी नहीं है। सुमन ने अपने होंठ काट लिए, उतना ही अपमानित महसूस कर रही थी। यह जरूर कोई खेल होगा, कोई शर्त। अमीर आदमी मजे के लिए ऐसी चीजें करते हैं। तुम देखोगी, कुछ दिनों में वह ऊब जाएगा और उसे छोड़ देगा। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों जानती थीं कि राजवीर की आंखों में जब उसने आशा का नाम लिया था तो कुछ ऐसा था जो कोई खेल नहीं था, वह दृढ़ संकल्प था। इस बीच गांव के किनारे कच्चे घर में आशा का कांपना बंद नहीं हो रहा था। वह रसोई में एकमात्र कुर्सी पर बैठ गई, अपने घुटनों पर हाथ रखे,
जमीन की ओर देख रही थी पर कुछ नहीं देख रही थी। आदित्य और लता उसे कमरे के दरवाजे से देख रहे थे, पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मां, आखिरकार आदित्य ने धीरे से पास आकर कहा, क्या यह सच है जो वे कह रहे हैं कि शेखावत साहब तुम्हें ढूंढने आए थे? आशा ने ऊपर देखा, उसकी आंखें नम थीं। हाँ बेटा, और वह क्या चाहते हैं? उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे। 14 साल के बच्चे को कैसे समझाए कि राजवीर शेखावत जैसे आदमी ने कहा है कि वह उसकी प्रशंसा करता है? उसे कैसे बताए कि वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि वह किसी भी पल एक क्रूर सपने से जागने की उम्मीद कर रही थी? मुझे अभी भी नहीं पता, आखिरकार वह फुसफुसाई। लेकिन चाहे कुछ भी हो, चिंता मत करो, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन वह गलत थी, सब कुछ बदलने वाला था। 2 दिन बाद शाम ढलते ही राजवीर वापस आया। इस बार वह अपने साथ ताजे फलों, ताजी पक्की रोटी और एक पूरी भुनी हुई मुर्गी से भरी एक बांस की टोकरी लाया था, जिससे अभी भी भाप निकल रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया और जब आशा ने खोला तो वह ऐसी सादगी से मुस्कुराया कि उसकी सांस रुक गई। नमस्ते श्रीमती आशा, मैं यह आपके लिए लाया हूं। मैंने सोचा कि बच्चों को पसंद आएगा। आशा ने टोकरी को, फिर उसे देखा और महसूस किया कि आंसू बहने वाले हैं। बरसों से उन्हें किसी ने कुछ नहीं दिया था। बरसों से किसी ने उसके बच्चों के बारे में नहीं सोचा था। श्रीमान शेखावत, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। बेशक कर सकती हैं, और कृपया मुझे राजवीर कहिए। उसने टोकरी उसकी ओर बढ़ाई। यह भीख नहीं है, यह दोस्तों के बीच एक उपहार है। दोस्त, यह शब्द उस जैसे आदमी के होंठों से अजीब लग रहा था, जो उस जैसी किसी महिला को निर्देशित किया जा रहा हो। लेकिन जिस तरह से उसने इसे कहा, ईमानदारी से, बिना किसी एहसान के, आशा के अंदर कुछ ढीला होने लगा। उसने कांपते हाथों से टोकरी ले ली। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं आपके बच्चों से मिलना चाहूंगा। आशा झिझकी। अपने विनम्र घर के अंदर देखा। जमीन का फर्श, दीवारों पर पपड़ी, पुराना फर्नीचर, सब कुछ गरीबी चिल्ला रहा था। लेकिन राजवीर पहले ही एक कदम आगे बढ़ा चुका था और उसे रोकने की उसमें हिम्मत नहीं हुई। आदित्य और लता फटी हुई पर्दे से झांक रहे थे। जब उन्होंने राजवीर को अंदर आते देखा तो वे जड़ हो गए। उसने अपनी पगड़ी उतारी और थोड़ा झुक गया ताकि वह उनकी ऊंचाई पर आ जाए। नमस्ते, तुम आदित्य और लता होंगे। तुम्हारी मां ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। यह झूठ था। आशा ने मुश्किल से उससे बात की थी, लेकिन झूठ प्यारा था और बच्चे थोड़ा आराम महसूस करने लगे। क्या यह सच है कि आपके पास घोड़े हैं श्रीमान? आदित्य ने शर्मीलेपन से पूछा। बहुत सारे, और गायें और भेड़ें। किसी दिन अगर तुम्हारी मां ने मुझे अनुमति दी तो मैं तुम्हें हवेली दिखाऊंगा। क्या तुम पसंद करोगे? आदित्य की आंखें चमक उठीं। शौर लता ने बहुत दिनों में पहली बार मुस्कुराया। आशा उन्हें रसोई के दरवाजे से देखती रही। दिल में एक कसाव महसूस कर रही थी। यह नहीं समझ पा रही थी कि यह आदमी यह सब क्यों कर रहा है। जब राजवीर उस रात अंधेरा होने पर विदा हुआ तो वह दरवाजे की चौखट पर आशा के सामने रुका। आसमान तारों से भरा था और हवा में पहाड़ियों में हुई बारिश के कारण गीली मिट्टी की महक थी। आशा, उसने धीमी आवाज में कहा। पहली बार श्रीमती के बिना उसका नाम लिया। मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मुझे पता है कि तुम सोचती हो कि यह कोई गलती या मजाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने उसकी ओर देखा, लेकिन ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देखने में असमर्थ थी। मैं ही क्यों? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। गांव में इतनी सुंदर महिलाएं हैं, जवान औरतें, बिना बच्चों के, बिना दिल के। राजवीर ने दृढ़ता से बीच में टोक दिया। बिना चरित्र की औरतें, वे औरतें जो सिर्फ आंखों से देखती हैं, आत्मा से नहीं। वह एक कदम और करीब आया। मैं तुम्हें 3 साल से देख रहा हूं आशा, 3 साल से देख रहा हूं कि तुम बदले में कुछ उम्मीद किए बिना लोगों की मदद कैसे करती हो। तुम अपमान को गरिमा के साथ कैसे सहती हो। तुम अपने बच्चों को कैसे प्यार से पालती हो, भले ही तुम्हारे पास कुछ भी न हो। यह सुंदरता है। यह वह है जिसका मूल्य है, और यही वह है शौर जो मैं अपने पास चाहता हूं। आशा ने महसूस किया कि उसके पैर कांप रहे हैं। पूरी जिंदगी में किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी, किसी ने उसे ऐसे नहीं देखा था। मैं सुंदर नहीं हूं, उसने नजरें झुकाते हुए फुसफुसाया। राजवीर ने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई, उसे देखने के लिए मजबूर किया। यह वह है जो उन्होंने तुम्हें विश्वास दिलाया है, लेकिन मैं कुछ और देखता हूं, और जल्द ही बाकी दुनिया भी देखेगी। उसने सिर झुकाकर विदा ली और अपने घोड़े पर चढ़ गया। आशा दरवाजे पर खड़ी रही। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह उसे अपने कानों में सुन सकती थी। राजवीर का आना जाना लगातार हो गया।
हर 2 या 3 दिन में वह कुछ लेकर आता। बच्चों के लिए एक उपहार, छत की मरम्मत के लिए लकड़ी, बाघ के लिए बीज। लेकिन उपहारों से ज्यादा वह बातचीत लाता, हंसी लाता, एक उपस्थिति लाता जिसने आशा के खाली घर को कुछ ऐसा भर दिया जो वह भूल चुकी थी। आशा। गांव में गुस्सा बढ़ रहा था। माला और सुमन अब सिर्फ फुसफुसाती नहीं थी, अब वे खुले तौर पर जहर के साथ बोलती थीं। वह एक जादूगरनी है, माला बाजार में कहती थी, इतनी जोर से कि सब सुन सकें। उसने कुछ किया है, काला जादू, कोई और व्याख्या नहीं है। बेचारे राजवीर जी, सुमन ने नकली दया के साथ जोड़ा। वह वश में है, किसी को उसे बताने से पहले उसे रोकना चाहिए। लेकिन राजवीर वश में नहीं था, वह प्यार में था, और वह यह देखकर थक गया था कि गांव उस महिला के साथ कैसा व्यवहार करता है जिससे वह प्यार करता था। एक शुक्रवार की शाम, जब बाजार भरा था और सभी परिवार सप्ताहांत के लिए जरूरी चीजें खरीद रहे थे, राजवीर घोड़े पर सवार होकर केंद्रीय चौपाल पर पहुंचा। वह धीरे से उतरा, सीधे पत्थर के फव्वारे के सामने चला गया और अपनी आवाज ऊंची की ताकि सब सुन सकें। नमस्ते रत्नपुर के पड़ोसियों, मुझे कुछ जरूरी कहना है। बातचीत रुक गई। औरतें मोल भाव करना बंद कर दी, पुरुषों ने बोरे उठाना बंद कर दिया। सब उसकी ओर मुड़े। माला और सुमन पास ही थीं, आंखें चौड़ी किए, सांस रोककर। राजवीर ने अपने चारों ओर देखा, आत्मविश्वास से भरा, उस अधिकार के साथ जो जानता है कि उसका मूल्य क्या है और वह क्या चाहता है। फिर वह जोर से और स्पष्ट रूप से बोला, 1 महीने के अंदर मैं श्रीमती आशा देवी से शादी करने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब गवाह रहें कि मैं यह फैसला पूरे दिल और साफ दिमाग से ले रहा हूं। वह मेरी पत्नी होंगी, गरुड़ महल हवेली की मालकिन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप उन्हें वह सम्मान देंगे जो उन्हें हमेशा मिलना चाहिए था। इसके बाद की खामोशी पूर्ण थी। कोई हिला नहीं, किसी ने सांस नहीं ली, और फिर चौपाल के एक कोने से किसी ने ताली बजाना शुरू कर दिया। वह सेठ माखन लाल थे, पुराने दुकानदार जो हमेशा सब कुछ चुपचाप देखते थे। फिर दादी गंगा, बूढ़ी औरत जिसकी मदद आशा लकड़ी में करती थी, उससे जुड़ गईं। और फिर एक एक करके खेत के मजदूर, विनम्र किसान, वे लोग जो सच्चा मूल्य जानते थे, उन्होंने भी ताली बजाना शुरू कर दिया। लेकिन माला और सुमन ने ताली नहीं बजाई। वे स्तब्ध रह गईं। उनके चेहरे पीले थे और हाथ कसकर बंधे थे। महसूस कर रही थीं कि उनकी जानी पहचानी दुनिया उनके पैरों के नीचे ढहने लगी है। राजवीर अपने घोड़े पर चढ़ा और आशा के घर की ओर बढ़ गया। पीछे एक स्तब्ध गांव और 2 औरतें छोड़ गया, जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार समझा कि अपमान क्या होता है। जब आशा ने उस शाम राजवीर के कदमों को अपने दरवाजे के पास सुना, तो वह आंगन में आ गई। अपने एप्रन से हाथ पोंछते हुए वह घोड़े से उतरा और एक मुस्कान के साथ उसकी ओर चला, जो उसके पूरे चेहरे को रोशन कर रही थी। हो गया, उसने बस कहा। मैंने गांव को बताया कि हम शादी करने जा रहे हैं। आशा ने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे हिल रही है। क्या? हाँ, 1 महीने में आप मेरी पत्नी होंगी। अगर आप स्वीकार करती हैं तो बेशक। उसने उसे देखा। संदेह, पछतावे का कोई संकेत ढूंढ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। केवल निश्चितता थी, केवल प्यार था। इसका उनका ईसा थी। और फिर 5 साल में पहली बार आशा देवी रोने लगी। उदासी से नहीं, दर्द से नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज से जो वह भूल चुकी थी कि मौजूद थी। राहत, आशा, प्यार। हाँ, उसने आंसू के बीच फुसफुसाया। हाँ, मैं स्वीकार करती हूं। राजवीर ने उसे वहीं कच्चे आंगन में गले लगा लिया। मुर्गियां चारों ओर चुग रही थीं और बच्चे खिड़की से बड़ी मुस्कान के साथ झांक रहे थे। लेकिन जो उनमें से कोई नहीं जानता था, वह यह था कि अगले दिन जब राजवीर आशा को उसका शादी का जोड़ा खरीदने गांव ले जाने आएगा, तो उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो सब कुछ बदल देगा। आशा के दरवाजे के नीचे एक गुमनाम खत सरकाया गया था, जिसमें टेढ़े अक्षर और नफरत से भरे शब्द थे। उसे चेतावनी दी गई थी कि अगर वह राजवीर सिंह शेखावत से तुरंत दूर नहीं गई तो वे शादी को बर्बाद कर देंगे और उसकी खुशी को नष्ट कर देंगे। आशा को वह खत सुबह सवेरे मिला, जब वह मुर्गियों को मक्का डालने बाहर निकली। सफेद लिफाफा दरवाजे के फ्रेम के पास पड़ा था, जैसे किसी ने उसे रात के बीच में वहां गिरा दिया हो। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसे खोलने से पहले ही किसी बुरी चीज का वजन महसूस कर रही थी। अंदर तिरछे और कसे हुए अक्षरों में लिखा था, ऐ बेवकूफ विधवा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि राजवीर शेखावत जैसा आदमी तुमसे शादी करेगा? वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, और जब वह शौर ऊब जाएगा तो तुम्हें पहले से भी बदतर हालत में छोड़ देगा। अगर तुम में थोड़ी भी गरिमा है तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उससे दूर हो जाओ। कोई तुम्हें यहां नहीं चाहता। किसी ने तुम्हें शौर कभी नहीं चाहा।
और अगर तुमने उससे शादी की तो हम तुम्हें तुम्हारे दुख भरे जीवन के हर दिन की कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। यह एक चेतावनी है, कोई दूसरी नहीं होगी। आशा के हाथ इतने कांपे कि खत जमीन पर गिर गया। वह वहीं खड़ी रही, उसका दिल गले में धड़क रहा था। डर महसूस कर रही थी कि उसके पीछे से रेंग रहा है। यह शारीरिक डर नहीं था, यह कुछ बुरा था। यह किसी अच्छी चीज पर विश्वास करने और उसे छीन लिए जाने का डर था। यह डर था कि सब कुछ झूठ था, जैसा कि खत कह रहा था। वह घर के अंदर गई और पुराने दर्राज के नीचे अपने कपड़ों के नीचे कागज को छिपा दिया। वह नहीं चाहती थी कि आदित्य या लता उसे देखें। वह नहीं चाहती थी कि राजवीर जाने, क्योंकि उसका एक हिस्सा, वह हिस्सा जो सालों से अपमानित हुआ था, वह हिस्सा जिसने कुछ भी अच्छा उम्मीद न करना सीख लिया था, यह पूछने लगा कि क्या खत सही था। जब राजवीर उस सुबह आया, अपने घोड़े पर सवार होकर, चेहरे पर मुस्कान और बांह के नीचे भूरे कागज में लिपटा एक पैकेज लिए, तो आशा एक जबरदस्ती मुस्कान के साथ उसका स्वागत करने बाहर निकली। उसने तुरंत कुछ देखा। क्या तुम ठीक हो? उसने घोड़े से उतरकर माथे पर शिकन डालकर उसके पास आते हुए पूछा। आशा ने आंखें फेरते हुए झूठ बोला, बस थक गई हूं। राजवीर ने जोर नहीं दिया, लेकिन उसने उसे उन शांत आंखों से देखा जो उसे दिखाना चाहती थी उससे ज्यादा देखती थी। उसने पैकेज उसकी ओर बढ़ाया। मैं यह तुम्हारे लिए लाया हूं, इसे खोलो। आशा ने कागज को ध्यान से खोला। अंदर हल्के नीले रंग का एक मुलायम कपड़ा था, जिसमें गर्दन और आस्तीन पर कढ़ाई थी। एक सूट, एक सुंदर सूट, जिस तरह का सूट उसने कभी पहना नहीं था, यहां तक कि कल्पना भी नहीं की थी। यह आज पहनने के लिए है। राजवीर ने धीरे से कहा, हम गांव जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम शादी के लिए जो भी जरूरी हो वह चुनो, और मैं चाहता हूं कि तुम उस तरह का व्यवहार करना शुरू कर दो जिसकी तुम हकदार हो। आशा को गले में गांठ महसूस हुई। वह उसे खत के बारे में बताना चाहती थी। वह उससे पूछना चाहती थी कि क्या यह सच है, क्या सब एक खेल था, क्या वह सच में उससे प्यार करता था। लेकिन शब्द नहीं निकले। उसने बस सिर हिलाया और कपड़े बदलने अंदर चली गई। जब वह सूट पहनकर बाहर निकली तो राजवीर जड़ हो गया। यह पहली बार था जब उसने उसे उसके घिसे पिटे कपड़ों के अलावा किसी और चीज में देखा था। हल्का नीला रंग उसकी सांवली त्वचा को चमका रहा था। सूट की साधारण कटाई उसकी पतली लेकिन मजबूत आकृति को उभार रही थी। और हालांकि उसने नीली कहा था, अभी भी अपने बाल उसी पुरानी छोटी में बांध रखे थे। उसमें कुछ बदल गया था, कुछ जागना शुरू हो रहा था। तुम खूबसूरत लग रही हो, राजवीर ने भारी आवाज में कहा। आशा ने नजरें झुका लीं, खुद को उजागर महसूस कर रही थी। झूठ मत बोलिए श्रीमान राजवीर। झूठ नहीं है, और मुझे श्रीमान कहना बंद करो। मैं जल्द ही तुम्हारा पति बनने वाला हूं। वे एक साथ घोड़े पर सवार हुए। वह आगे बैठी थी और वह पीछे, एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर रखकर उसे थामे हुए था। गांव की यात्रा खामोश थी, लेकिन शौर असहज नहीं। आशा ने अपनी पीठ के खिलाफ राजवीर की गर्मी महसूस की, उसके कपड़ों की चमड़े और साफ मिट्टी की महक, और एक पल के लिए उसने डर को ढीला पड़ने दिया। जब वे चौपाल पहुंचे तो सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। राजवीर पहले उतरा और फिर आशा को उतरने में मदद की। उसके हाथ को स्वाभाविक रूप से पकड़ लिया, जैसे कि यह दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। वे एक साथ डोना सोकोरो की कपड़े की दुकान की ओर चले। एक बुजुर्ग महिला जो 40 साल से गांव के परिवारों के लिए कपड़े सिल रही थी। माला और सुमन बेकरी के बाहर खड़ी थीं, हाथ बांधे शौर और नजरों को चाकू की तरह तेज किए हुए। जब उन्होंने आशा को नए सूट में राजवीर की बाह में देखा तो कुछ अंधेरा उनके चेहरों पर छा गया। बस देखो तो सही, माला ने घृणा से फुसफुसाया। अब वह राजकुमारी की तरह कपड़े पहनती है, लेकिन मोर के पंखों वाली मुर्गी मुर्गी ही रहती है। शौर, सुमन ने कठोर हंसी हंसी। उसे समय दो। जब राजवीर को अपनी गलती का एहसास होगा तो वह घुटनों पर वापस आएगी। लेकिन राजवीर को किसी गलती का एहसास नहीं होने वाला था, क्योंकि कोई गलती थी ही नहीं। दुकान के अंदर मास्टर जी ने आशा का स्वागत उत्साह से, चमकती आंखों से किया। वह गांव के उन चंद लोगों में से एक थीं जिन्होंने हमेशा विधवा के साथ सम्मान से व्यवहार किया था। श्रीमती आशा, आपको देखकर कितनी खुशी हुई। राजवीर साहब ने मुझे शादी के बारे में बताया। हम आपके लिए वह सबसे सुंदर सूट बनाएंगे, शौर, जो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। अगले 2 घंटों के दौरान मास्टर जी ने माप लिए, कपड़े दिखाए, डिजाइन बनाए। राजवीर एक कोने की कुर्सी से शांत मुस्कान के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के देख रहा था। आशा ने खुद को बहने दिया, हालांकि अंदर ही अंदर खत उसकी यादों में जल रहा था। जब वे दुकान से बाहर निकले तो शाम ढल चुकी थी। राजवीर उसे मोची के पास ले गया।
जहां उसने उसे मुलायम चमड़े के जूतों की एक जोड़ी खरीदी। फिर छोटी दुकान पर, जहां उन्होंने बालों के लिए रिबन और फूल चुने। हर जगह राजवीर ने उसे गर्व से पेश किया। यह मेरी मंगेतर हैं, श्रीमती आशा देवी। गांव की औरतें उन्हें खिड़कियों से, दरवाजों से, कोनों से देख रही थीं, कुछ जिज्ञासा से, अन्य ईर्ष्या से, शौर, और कुछ माला और सुमन की तरह एक नफरत के साथ जो कुछ खतरनाक में बदलने लगी थी। उस रात आशा को उसके घर छोड़ने के बाद राजवीर वापस गरुड़ महल हवेली की ओर घोड़े पर सवार होकर गया। रास्ता जंगल के एक घने हिस्से से गुजरता था, जहां पेड़ रास्ते पर बंद हो जाते थे और चांद की रोशनी मुश्किल से अंदर आती थी। वह आशा, शादी और उस भविष्य के बारे में सोच रहा था जो वे एक साथ बनाएंगे, जब उसने अपने दाहिने ओर एक आवाज सुनी। पेड़ों के बीच से एक घोड़ा निकला, उस पर एक आदमी जिसका चेहरा नकाब से ढका था। राजवीर तुरंत अपने घोड़े को रोका। उसका हाथ सहज रूप से उसकी कमर पर रखी माचेटी की ओर बढ़ा। तुम क्या चाहते हो? उसने दृढ़ आवाज में पूछा। आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ा रहा, स्थिर, एक परछाई की तरह। फिर वह गंभीर और धीमी, विकृत आवाज में बोला, राजवीर साहब, मुझे किसी ने आपको एक संदेश देने के लिए भेजा है। आप एक गलती कर रहे हैं। वह औरत वैसी नहीं है जैसी दिखती है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आपके लिए उससे दूर रहना बेहतर है। राजवीर ने लगाम कसी। तुम्हें किसने भेजा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सलाह सुनो। कुछ चीजें हैं जो तुम नहीं जानते, कुछ चीजें जो वह तुमसे छिपा रही है। अगर तुमने उस विधवा से शादी की तो तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी पछताना पड़ेगा। यहां से चले जाओ, राजवीर ने ठंडक से कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें इस घोड़े से नीचे गिराकर पीटूं। आदमी हंसा, एक रूखी और अप्रिय आवाज। फिर उसने लगाम खींची और उतनी ही तेजी से पेड़ों के बीच गायब हो गया जितनी तेजी से वह आया था। राजवीर रास्ते के बीचों बीच खड़ा रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि गुस्से से। वह जानता था कि इसके पीछे कौन था। वह जानता था कि गांव की ईर्ष्यालु औरतें चुप नहीं बैठेंगी, लेकिन वह नहीं जानता था शौर कि वे कितनी दूर जाने को तैयार थीं। अगले दिन जब आशा अपने घर के पास बहने वाली नदी पर कपड़े धोने गई तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। किनारे के पास एक पत्थर पर एक कपड़े की गुड़िया पड़ी थी। उसे ऐसे कपड़े के टुकड़ों में पहनाया गया था जो राजवीर ने उसे उपहार में दिए गए सूट की तरह दिखते थे, और उसके सीने में एक सुई घुसी हुई थी। आशा ने गीले कपड़े जमीन पर गिरा दिए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। केवल पानी बहने की आवाज और पेड़ों की टहनियों को हिलाती हवा थी। उसने कांपते हाथों से गुड़िया उठाई और अपने एप्रन के नीचे छिपा ली। वह कमजोर पैरों के साथ घर वापस चली गई। महसूस कर रही थी कि कोई अंधेरी चीज उसका पीछा कर रही है। उसने राजवीर को कुछ नहीं बताया जब वह उस शाम आया। उसने अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया। लेकिन उस रात जब बच्चे सो रहे थे, आशा अपने रसोई के अंधेरे में बैठी थी। खत और गुड़िया मेज पर थे, और राजवीर के उसके जीवन में आने के बाद पहली बार उसने सोचा कि क्या उसे दूर हो जाना चाहिए, क्या उसे बचाने के लिए खुशी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कुछ उसे कह रहा था कि यह तो बस शुरुआत थी और जो कोई भी इसके पीछे था वह उसे तबाह किए बिना नहीं रुकेगा। जो आशा नहीं जानती थी वह यह था कि अगले दिन राजवीर को हवेली पर एक मुलाकात मिलेगी। एक मुलाकात जो उसे एक ऐसा झूठ बताएगी जो इतनी अच्छी तरह से बनाया गया था, इतना विश्वसनीय था कि एक पल के लिए, यहां तक कि उसे भी उस महिला पर संदेह होगा जिससे वह प्यार करता था। सूरज अभी पहाड़ियों पर ही निकलना शुरू हुआ था जब दो सवार गरुड़ महल हवेली पहुंचे। राजवीर अपने घोड़े के नाल की जांच अस्तबल में कर रहा था जब उसके नौकरों में से एक जग्गू दौड़ता हुआ अंदर आया। मालिक, दरवाजे पर दो महिलाएं हैं। वे कहती हैं कि उन्हें आपसे बात करनी है, यह जरूरी है। राजवीर ने औजार छोड़ा और मुख्य आंगन में बाहर आया। वहां माला और सुमन थीं, किराए के घोड़ों पर सवार, साफ सुथरे कपड़े पहने और अपने चेहरों को चिंता की अभिव्यक्ति में संवारा हुआ जो अभ्यास किया हुआ लग रहा था। जब उन्होंने उसे पास आते देखा तो वे उतर गईं। राजवीर साहब, माला ने धीमी, लगभग कांपती आवाज में कहा, माफ करना कि हम बिना बताए आए, लेकिन हम चुप नहीं रह सकते थे। यह धर्म के विरुद्ध होगा। राजवीर ने उन्हें संदेह से देखा। वह इन औरतों को जानता था। वह जानता था कि वे आशा के साथ कैसा व्यवहार करती थीं। वह जानता था कि उनकी उपस्थिति यहां संयोग नहीं थी। तुम क्या चाहती हो? सुमन एक कदम आगे बढ़ी, अपने हाथों को मरोड़ते हुए जैसे कि उसे बोलने में तकलीफ हो रही हो। राजवीर साहब, आप एक अच्छे आदमी हैं, एक सम्मानित आदमी, और इसीलिए हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए,
आपको आशा देवी के बारे में सच्चाई जाननी होगी। जल्दी बोलो या भाग जाओ, राजवीर ने ठंडक से कहा। माला ने घूंट लिया, जैसे कि उसे जो कहना था वह उसे दर्द दे रहा हो। वह विधवा, वह वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। उसका पति, जो 5 साल पहले मर गया था, वह दुर्घटना में नहीं मरा। राजवीर को अपनी छाती में एक मुट्ठी कसती हुई महसूस हुई। तुम क्या कह रही हो? उसने उसे जहर दिया। सुमन ने आंखें चौड़ी करके अचानक बोल दिया। धीरे धीरे, महीनों तक किसी को नहीं पता चला, क्योंकि गांव का डॉक्टर बूढ़ा था और उसने ठीक से जांच नहीं की। लेकिन मेरी चाची उनके घर की सफाई का काम करती थी और उन्होंने चीजें देखी। उन्होंने देखा कि आशा उसे अजीब चाय देती थी, कि आदमी कैसे बीमार होता जा रहा था, कि वह कैसे ऐसे काम करती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजवीर ने उन्हें घूर कर देखा। उनके चेहरों पर झूठ का कोई संकेत ढूंढ रहा था, लेकिन वे अच्छी तरह से तैयार थीं। वे दृढ़ विश्वास के साथ बोल रही थीं, मेरी सखी सही कह रही है। माला ने अपनी आंखों में नकली आंसू चमकाते हुए जोड़ा, और भी बहुत कुछ है। उसके मरने के बाद आशा ने सब कुछ ले लिया, घर, बीमा का पैसा, वह जमीन जो आदमी की दूर थी। लेकिन जब मृतक के भाई अपना हिस्सा मांगने आए तो उसने उन्हें पीटा, सचमुच झाड़ू से। गवाह हैं, कोई इस बारे में बात नहीं करता क्योंकि वे उससे डरते हैं। सुमन ने एक कदम करीब आकर फुसफुसाया। वे कहते हैं कि वह जादू टोना जानती है, इसीलिए आप इतने अंधे हो गए हैं। राजवीर साहब, मैं मां दुर्गा की कसम खाती हूं कि हम यहां बुरे इरादे से नहीं आए हैं। हम बस आपको बचाने आए हैं, इससे पहले कि आप एक ऐसी गलती कर दें जिससे आप बाहर न निकल सकें। राजवीर को अपनी पीठ पर कुछ ठंडा महसूस हुआ, इसलिए नहीं कि उसने उन पर विश्वास किया, बल्कि इसलिए कि झूठ इतने विस्तार से बनाया गया था कि एक पल के लिए, एक बहुत ही संक्षिप्त पल के लिए, संदेह की एक छाया उसके दिमाग से गुजरी। मेरी संपत्ति से बाहर निकलो, उसने धीमी और खतरनाक आवाज में कहा। अभी, लेकिन राजवीर साहब, अभी। दोनों औरतें उसकी आवाज के लहजे से डरकर पीछे हट गईं। वे जल्दी से अपने घोड़ों पर चढ़ गईं और सरपट चली गईं। लेकिन इससे पहले कि वे रास्ते से गायब हों, माला ने आखिरी बात चिल्लाई, उससे पूछो, उससे उसके पति के बारे में पूछो, और तुम देखोगे कि मैं सही कह रही हूं। राजवीर मुट्ठी कसकर और जबड़ा तानकर आंगन के बीचों बीच खड़ा रहा। जग्गू सावधानी से पास आया। मालिक, वे बुढ़ियाएं केवल जहर हैं, उनकी बात पर ध्यान न दें। मुझे पता है, राजवीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। एक छोटी सी दरार, एक बहुत छोटा संदेह जिसे वह खुद महसूस करने से नफरत करता था। उस शाम जब वह आशा से मिलने गया तो उसने तुरंत देखा कि कुछ गलत था। राजवीर सामान्य से ज्यादा शांत था। वह उसे एक अलग तरीके से देख रहा था, जैसे कि वह उसे पढ़ रहा हो। वे घर के बाहर 2 पुरानी लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे थे, देख रहे थे कि आदित्य और लता आंगन में एक पिचकी हुई गेंद से खेल रहे हैं। आसमान नारंगी हो रहा था और हवा में पड़ोसी घरों से लकड़ी के धुएं की महक थी। आशा, राजवीर ने आखिरकार कहा, उसे देखे बिना, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने पति के बारे में बताओ। वह सख्त हो गई। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूं और मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, तुम्हारे अतीत को जानना चाहता हूं। आशा को गले में गांठ महसूस हुई। वह जानती थी कि यह दिन आएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अब होगा। उस लहजे में नहीं। उसका नाम रोहन था। उसने धीमी आवाज में शुरू किया। वह निर्माण कार्य में काम करता था। वह एक अच्छा आदमी था, मेहनती। लेकिन 6 साल पहले वह बीमार पड़ने लगा। पहले हमने सोचा कि यह बस सर्दी है, फिर कुछ बुरा। डॉक्टर नहीं जानते थे कि क्या था। वह धीरे धीरे कमजोर होता गया, जब तक कि एक दिन वह नहीं उठा। वह कैसे बीमार पड़ा? सवाल सीधा था, बहुत सीधा। आशा ने आंखें चौड़ी करके उसे देखा। मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने कहा कि उसके खून में कुछ था, एक संक्रमण जिसे वे समय पर ठीक नहीं कर पाए। और तुम्हें कभी कोई संदेह नहीं हुआ? आशा ने महसूस किया कि दुनिया थम गई है। तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो राजवीर? वह आखिरकार उसे देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। संदेह। आज गांव की 2 औरतें मुझसे मिलने आईं और उन्होंने तुम्हारे बारे में चीजें कहीं, तुम्हारे पति के बारे में बुरी चीजें। आशा पीली पड़ गई। क्या चीजें? कि तुमने उसे मार डाला, कि तुमने उसे जहर दिया। इसके बाद की खामोशी पूर्ण थी। यहां तक कि बच्चों ने भी खेलना बंद कर दिया और हवा में तनाव महसूस करते हुए उनकी ओर मुड़े। आशा धीरे से खड़ी हुई। उसके पैर कांप रहे थे। आवाज एक टूटी हुई फुसफुसाहट की तरह निकली। और तुमने उन पर विश्वास किया? राजवीर ने अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा। नहीं, मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन तुम्हें संदेह है। आशा की गालों पर आंसू बहने लगे। तुम्हें मुझ पर संदेह है राजवीर। मैं बस, चली जाओ।
क्या कि तुम अब चली जाओ। वह अपने सीने पर हाथ बांधकर एक कदम पीछे हट गई, जैसे कि वह खुद को बचाना चाहती हो। अगर तुम्हें मुझसे पूछना है कि क्या मैंने अपने पति को मार डाला, तो तुम मुझे नहीं जानते, और अगर तुम मुझे नहीं जानते तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। आशा, रुको, चली जाओ। राजवीर वहीं खड़ा रहा, उसका हाथ उसकी ओर बढ़ा हुआ था। देख रहा था कि जिस महिला से वह प्यार करता था वह उसके सामने टूट रही है। आदित्य और लता अपनी मां की ओर भागे, उसे गले लगा लिया। डर और भ्रम के साथ राजवीर को देखा। आशा, मैं। लेकिन वह दरवाजा अपने पीछे बंद करके घर के अंदर चली गई थी। राजवीर ने कुंडी की आवाज सुनी और फिर मिट्टी की दीवारों से मंद होकर उसके रोने की आवाज। वह वहीं खाली आंगन में खड़ा रहा। सूरज उसकी पीठ के पीछे डूब रहा था। महसूस कर रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, पूछकर नहीं बल्कि संदेह करके, उन औरतों के जहर को अपने दिल में आने देकर। भले ही 1 सेकंड के लिए वह अपने घोड़े पर चढ़ा और चुपचाप हवेली वापस चला गया। उसका दिमाग सब कुछ घुमा रहा था। माला और सुमन के शब्द, आशा की प्रतिक्रिया, वह संदेह जो वह खुद महसूस कर रहा था। लेकिन जब वह गरुड़ महल पहुंचा तो जग्गू पीला चेहरा लिए उसका इंतजार कर रहा था। मालिक, आपको यह देखना होगा। वह उसे अस्तबल ले गया। दरवाजे पर एक चाकू से चिपका हुआ कपड़े का एक टुकड़ा था। यह उस नीले सूट का था जो राजवीर ने आशा को उपहार में दिया था, और उसके बगल में लकड़ी पर कोयले से लिखा एक संदेश था। अगर तुमने विधवा से शादी की तो सब जल जाएगा। तुम्हारी हवेली, तुम्हारे मवेशी, तुम्हारा नाम। यह आखिरी चेतावनी है। राजवीर ने गुस्से से कपड़ा और चाकू खींच लिया। महसूस कर रहा था कि क्रोध उसके अंदर जल रहा है। अब कोई संदेह नहीं था, अब कोई भ्रम नहीं था, केवल एक निश्चितता थी। कोई उसे और आशा को जो बना रहे थे उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, और वह इसकी अनुमति नहीं देगा। जग्गू, घोड़े तैयार करो, हम अभी गांव जा रहे हैं। मालिक, रात हो गई है। अभी। राजवीर जानता था कि वह किसे ढूंढने जा रहा था। वह जानता था कि इन सब के पीछे कौन था, और जब वह उन्हें ढूंढ लेगा तो वे इसकी कीमत चुकाएंगे। लेकिन जो राजवीर नहीं जानता था वह यह था कि जब वह रतनपुर की ओर अपने 3 सबसे वफादार आदमियों के साथ घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तो आशा के घर में कुछ ऐसा हो रहा था जो सब कुछ बदल देगा। किसी ने पीछे की खिड़की से प्रवेश किया था। कोई उसकी चीजों को खंगाल रहा था, और जब आशा ने आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकली तो वह एक नकाबपोश आकृति के सामने आई, जिसके हाथ में कुछ ऐसा था जिसने उसकी सांस रोक दी। उसके घर के संपत्ति का अधिकार पत्र, एकमात्र दस्तावेज जो साबित करता था कि वह जमीन उसकी थी, और उसके बगल में एक जलती हुई माचिस की डिब्बी। आशा ने महसूस किया शौर कि उसका दिल रुक गया है। नकाबपोश आकृति एक आदमी से छोटी थी। चलने के तरीके से, माचिस की डिब्बी पकड़े पतले हाथों से उसने तुरंत जान लिया कि यह एक महिला थी। चिल्लाना मत, नकाब के नीचे से आवाज आई। यह सुमन थी। आशा ने स्वर और लहजा पहचान लिया। अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं सब जला दूंगी। अधिकार पत्र, घर, अगर जरूरी हुआ तो तुम्हें भी। तुम क्या चाहती हो? आशा ने फुसफुसाया। महसूस कर रही थी कि आदित्य और लता कमरे में हिल रहे हैं, शोर से जाग रहे हैं। मैं चाहती हूं कि तुम गायब हो जाओ। गांव छोड़ दो। राजवीर शेखावत को छोड़ दो। जो तुम नहीं हो वह होने का ढोंग करना बंद कर दो। सुमन ने एक तीली निकाली और उसे जलाया। लपट ने उसके चेहरे को रोशन किया। नफरत और ईर्ष्या से चमकती आंखें दिखाईं। तुम इस सब की हकदार नहीं हो, कुछ भी नहीं। तुम बदसूरत हो, गरीब हो, महत्वहीन हो, और फिर भी तुमने इस पूरे क्षेत्र के एकमात्र लायक आदमी को छीन लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने किसी को नहीं छीना। आशा ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। उसने मुझे चुना, और यही वह है जो तुम सहन नहीं कर सकती। चुप हो जाओ। सुमन ने संपत्ति के अधिकार पत्र के कागज के करीब तीली लाई। कल सुबह सबसे पहले तुम राजवीर को बताओगी कि सब एक गलती थी, कि तुम उससे प्यार नहीं करती, कि तुम केवल उसके पैसे चाहती थी, और फिर तुम रतनपुर छोड़कर दूर चली जाओगी जहां कोई तुम्हें नहीं जानता हो। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? सुमन क्रूरता से मुस्कुराई। तो मैं इस कागज को जला देती हूं, और इसके बिना तुम्हारे पास कुछ नहीं है, न घर न जमीन। तुम्हारे दिवंगत पति का परिवार सब कुछ वापस मांगेगा, और तुम और तुम्हारे बच्चे शौर गली में भीख मांगते फिरोगे। ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा खुला और आदित्य हाथ में लकड़ी का डंडा लिए बाहर आया। वह 14 साल का था, लेकिन जिस तरह से उसने उस डंडे को पकड़ा था, चौड़े कंधों और कसा हुआ जबड़ा, वह अपने परिवार की रक्षा करने वाले एक आदमी का था। उसे छोड़ दो और हमारे घर से बाहर निकलो, उसने भारी आवाज में कहा। सुमन हैरान होकर उसकी ओर मुड़ी। तीली उसकी उंगलियों के बीच जल रही थी।
बेवकूफ छोकरा, यह तुम्हारा मामला नहीं है। वह मेरी माँ है, यह मेरा घर है और तुम्हें यहां होने का कोई अधिकार नहीं है। एक सेकंड के लिए सुमन झिझकी, लेकिन फिर उन्होंने बाहर कुछ सुना। घोड़ों के खुरों की आवाज, बहुत सारे, और पुरुषों की आवाजें। आशा, यह राजवीर की आवाज थी, शक्तिशाली और हताश। आशा, मैं यहां हूं। सुमन पीली पड़ गई, तीली बुझ गई और उसकी उंगलियां जल गईं। उसने एक चीख मारी और संपत्ति का अधिकार पत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने पीछे की खिड़की की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने डंडे से उसका रास्ता रोक दिया। आशा ने कागज की ओर छलांग लगाई और सुमन के उस पर पैर रखने से ठीक पहले उसे पकड़ लिया। मुख्य दरवाजा जोर से खुल गया। राजवीर एक तूफान की तरह अंदर आया। उसके बाद जग्गू और 2 अन्य आदमी थे। उसने सुमन को दीवार के खिलाफा देखा, आशा को जमीन पर अधिकार पत्र पकड़े हुए, आदित्य को डंडा उठाए हुए। उसने 1 सेकंड में सब कुछ समझ लिया। यहां क्या हो रहा है? सुमन ने नकाब हटाकर और मासूमियत का नाटक करते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। राजवीर साहब, भगवान का शुक्र है कि आप आ गए। इस महिला ने, इसने मुझ पर हमला किया। मैं बस। झूठ, आदित्य चिल्लाया। यह खिड़की से अंदर आई, हमारे घर के कागजात चुराने की कोशिश की और मेरी मां को जलाने की धमकी दी। राजवीर सुमन की ओर मुड़ा, एक ऐसी नजर से जिसने उसे दीवार की ओर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सच है? मैं बस जवाब दो। सुमन ने घूंट लिया। डर उसके गले को कस रहा था। किसी को तो यह करना ही था, किसी को तो आपकी आंखें खोलनी ही थीं। राजवीर साहब, यह महिला आपके लिए अच्छी नहीं है। यह नहीं है। तुम्हारी सखी कहाँ है? सवाल एक हथौड़े की तरह गिरा। सुमन ने अपना मुंह बंद कर लिया। मैंने पूछा तुम्हारी दोस्त कहाँ है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों इस सब के पीछे हो। खत, धमकियां, वह आदमी जिसने मुझे रास्ते में रोका, सब कुछ। सुमन कांपने लगी। हम तो बस आपकी रक्षा करना चाहते थे। मेरी रक्षा? राजवीर एक कदम और करीब आया। उसकी आवाज धीमी, खतरनाक थी। मेरी मंगेतर के घर में चोरों की तरह घुसकर, उसे जलाने की धमकी देकर, मेरे पक्ष से उसे अलग करने के लिए उसके बारे में झूठ बोलकर। यह उचित नहीं है। सुमन आंसू के साथ फूट पड़ी, जो उसके गालों पर गुस्से से बह रहे थे। हम सुंदर हैं, हम जवान हैं, हम चुने जाने के हकदार थे। वह नहीं, वह कुछ भी नहीं है। इसके बाद की खामोशी पूर्ण थी। राजवीर ने सुमन को कुछ ऐसा देखा जो क्रोध नहीं था, दया थी। ठीक यही समस्या है, उसने थकी हुई आवाज में कहा। तुम मानती हो कि बाहरी सुंदरता ही सब कुछ है, कि सुंदर होने से तुम्हें हर चीज का अधिकार मिल जाता है, लेकिन तुमने कभी नहीं समझा कि चरित्र, दया, विनम्रता के बिना उस सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। और इसीलिए भले ही तुम रतनपुर की सबसे सुंदर महिलाएं हो, मूल्यवान कोई भी पुरुष तुम्हें कभी नहीं चुनेगा। सुमन ने मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। राजवीर के शब्द उसे चाकुओं की तरह पार कर गए थे। जग्गू, इसे बाहर ले जाओ। कल सुबह यह और माला अतिक्रमण, धमकी और मानहानि के लिए पंचायत के सामने पेश होंगी, और अगर वे आशा या उसके बच्चों के करीब दोबारा आईं तो वे शहर की जेल देखेंगी। जग्गू ने सुमन की बांह पकड़ी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसने कोई विरोध नहीं किया, वह टूट चुकी थी। जब वे अकेले रह गए तो राजवीर आशा के सामने घुटनों के बल बैठ गया, जो अभी भी जमीन पर संपत्ति का अधिकार पत्र अपने सीने से लगाए हुए थी। बच्चे अभी भी डरे हुए थे, उसे गले लगाए हुए थे। मुझे माफ कर दो, राजवीर ने टूटी हुई आवाज में कहा। मुझे तुम पर संदेह करने के लिए माफ कर दो, उनके जहर को मेरे दिमाग में आने देने के लिए, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए, जब मैंने शुरू से ही तुम्हारी देखभाल करने के अलावा कुछ नहीं चाहा। आशा ने उसे आंसू भरी आंखों से देखा। राजवीर, नहीं, मुझे खत्म करने दो। उसने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। मैं तुम्हें जानता हूं, मुझे पता है कि तुम कौन हो, मुझे पता है कि तुम्हारा मूल्य क्या है, और मुझे तुम्हें कभी भी वे चीजें नहीं पूछनी चाहिए थीं। तुम्हारे पति के साथ जो हुआ, हमारे मिलने से पहले तुम्हारे जीवन में जो हुआ, वह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह यह है कि हम अब एक साथ क्या हैं। आशा रोने लगी, उदासी से नहीं, बल्कि राहत से, मुक्ति से, प्यार से। मैं डर गई थी, उसने फुसफुसाया। डर गई थी कि सब झूठ था, कि तुम चले जाओगे, कि तुम मुझे छोड़ दोगे। कभी नहीं। क्या तुम सुनती हो? कभी नहीं। राजवीर ने उसे वहीं अपने छोटे से कच्चे घर के जमीन के फर्श पर गले लगा लिया, उसके बच्चों से घिरा हुआ, जो भी रोना शुरू कर दिए, डर से नहीं बल्कि खुशी से। बाहर राजवीर के आदमियों ने माला को पेड़ों के बीच छिपा हुआ पाया। सुमन का इंतजार कर रही थी। उन्होंने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों महिलाओं को उसी रात पंचायत के सामने लाया गया, जिसने आशा,
आदित्य और राजवीर के नौकरों की गवाही सुनने के बाद उन्हें एक भारी जुर्माना भरने और 6 महीने के लिए सामुदायिक सेवा करने की सजा सुनाई। लेकिन कानूनी सजा से ज्यादा यह सामाजिक सजा थी जिसने उन्हें तबाह कर दिया। शौर पूरे गांव को पता चल गया कि उन्होंने क्या किया था, और वह सम्मान जो उन्हें कभी उनकी सुंदरता के कारण मिला था हमेशा के लिए गायब हो गया। अगले 2 हफ्तों के दौरान राजवीर ने आशा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। उसने अपने 2 आदमियों को दिन रात घर की रखवाली के लिए भेज दिया। वह आशा को क्षेत्र के बेहतरीन क्लिनिक में ले गया, उसे बदलने के लिए नहीं बल्कि उसे वह देखभाल दिलाने के लिए जो उसे कभी नहीं मिली थी। उन्होंने उसके दांत ठीक किए जो कुपोषण के कारण खो गए थे, धूप से झुलसी त्वचा का इलाज किया, उसे खुद की देखभाल करना, खुद का मूल्य समझना सिखाया। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी राजवीर ने उसे खुद पर विश्वास करना सिखाया। उसने उसे दिन ब दिन शब्दों और कर्मों से दिखाया कि वह मूल्यवान थी, कि वह सुंदर थी, कि वह प्यारी थी। और कुछ असाधारण होने लगा। आशा न केवल बाहर से ठीक हुई, वह अंदर से भी ठीक हुई। उसका आसन बदल गया, उसकी नजर ज्यादा दृढ़ हो गई, उसकी मुस्कान सच्ची और चमकदार हो गई। और जब वह राजवीर की बाह में गांव में चलती थी तो वह अब सिर नहीं झुकाती थी, वह उसे ऊंचा रखती थी। शादी का दिन साफ आसमान और चमकदार सूरज के साथ आया। समारोह गांव के मंदिर में सभी पड़ोसियों के सामने आयोजित किया गया। आशा उस पोशाक में अंदर आई जिसे मास्टर जी ने इतने प्यार से सिला था। एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण सफेद सूट जिसमें गर्दन और आस्तीन पर नाजुक कढ़ाई थी। उसने सालों में पहली बार अपने बाल खुले रखे थे जो उसके कंधों पर मुलायम लहरों में गिर रहे थे, और उसके चेहरे पर जो अब देखभाल किया हुआ और आराम किया हुआ था कुछ चमक रहा था जिसे सब देख सकते थे। सुंदरता, एक सुंदरता जो हमेशा शौर वहीं थी, पहचाने जाने का इंतजार कर रही थी। मंदिर में फुसफुसाहटें फैलीं। वह आशा है, मैं विश्वास नहीं कर सकता, वह सुंदर है। माला और सुमन आखिरी बेंच पर थीं, सामुदायिक सजा के हिस्से के रूप में उपस्थित होने के लिए मजबूर थीं। जब उन्होंने आशा को गलियारे में चलते हुए देखा, रूपांतरित, तेजस्वी, चुनी हुई, तो उनके चेहरे बिगड़ गए। उनका सारा अभिमान, उनका सारा अहंकार उसी पल ढह गया। राजवीर वेदी के सामने चमकती आंखों से इंतजार कर रहा था। जब आशा उसके पास पहुंची तो उसने उसके कान में फुसफुसाया, मुझे पता था कि दुनिया तुम्हें वैसे ही देखना शुरू कर देगी जैसे मैंने हमेशा तुम्हें देखा था। समारोह छोटा लेकिन भावुक था। जब पुजारी ने उन्हें पति पत्नी घोषित किया तो मंदिर तालियों से गूंज उठा। आदित्य और लता खुशी से रो रहे थे। किसान, मजदूर, विनम्र लोग जिन्होंने हमेशा आशा को सम्मान से देखा था, ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे जीत उनकी अपनी हो, क्योंकि एक तरह से यह दिखावे पर चरित्र की, अभिमान पर विनम्रता की और झूठी अपेक्षाओं पर सच्चे प्यार की जीत थी। समारोह के बाद राजवीर आशा को गरुड़ महल हवेली ले गया। जब वे मुख्य दरवाजों से अंदर आए तो सभी मजदूर सड़क के दोनों ओर खड़े थे, तालियां बजा रहे थे और बधाई चिल्ला रहे थे। आशा मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रही थी, रोना बंद नहीं कर पा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अब यह उसका जीवन था। उस रात हवेली के आंगन में पार्टी के दौरान संगीत और सबके लिए प्रचुर भोजन के साथ राजवीर ने आशा का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर के केंद्र में ले गया। उन्होंने दोस्तों, परिवार, उन लोगों से घिरे जो उनसे सच में प्यार करते थे, सितारों के नीचे नाचना शुरू कर दिया। और जब वे नाच रहे थे, आशा ने अपने पति की ओर देखा और फुसफुसाया, मुझे देखने के लिए धन्यवाद, जब कोई और नहीं देखता था। राजवीर ने उसे और कसकर गले लगा लिया। तुम्हें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, मैंने बस वह पहचाना जो हमेशा से वहां था। पार्टी सुबह होने तक चलती रही, लेकिन जब सूरज पहाड़ियों पर निकलना शुरू हुआ, आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग से रंगते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक सवार मुख्य रास्ते पर सरपट आया, धूल से ढका हुआ। उसका घोड़ा झाग दे रहा था। वह उन मजदूरों में से एक था जिसे राजवीर ने रतनपुर में आशा के पुराने घर की देखभाल के लिए छोड़ा था। वह जल्दी से उतरा और पीला चेहरा लिए राजवीर की ओर भागा। मालिक, आपको अभी आना होगा, हमें कुछ मिला। क्या हुआ? आदमी ने घूंट लिया। आशा को आश्चर्य और डर के मिश्रण से देखा। हम घर की नींव को मजबूत कर रहे थे जैसा कि आपने आदेश दिया था, और हमने थोड़ा गहरा खोदा और हमें कुछ दबा हुआ मिला, कुछ जो सब कुछ बदल देता है। वहां सोना और दस्तावेजों से भरा एक संदूक है। दस्तावेज श्रीमती आशा के पिता के नाम पर हैं। जमीन के अधिकार, पत्र, बहुत सारी जमीन। मालिक,
श्रीमती आशा सिर्फ एक गरीब विधवा नहीं है, वह एक भाग्य की वारिस है जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। रतनपुर वापस यात्रा तेज और तनावपूर्ण थी। राजवीर, आशा, जग्गू और 3 अन्य मजदूर उगते सूरज के नीचे घोड़े पर सवार हुए, रास्ते में धूल उड़ाते हुए। आशा चुपचाप जा रही थी, अपनी मुट्ठी लगाम पर कसी हुई थी। यह नहीं समझ पा रही थी कि उसके घर के नीचे क्या दबा हो सकता है। उसके पिता का निधन तब हुआ था जब वह 12 साल की थी। वह एक शांत, मेहनती आदमी थे जो पहाड़ों के गांवों के बीच माल ढोकर गुजारा करते थे। उन्होंने कभी जमीन का जिक्र नहीं किया, कभी सोने की बात नहीं की। जब वे छोटे से कच्चे घर पहुंचे तो 4 आदमी पहले से ही नींव के चारों ओर खोद रहे थे। गड्ढा गहरा था, लगभग 2 मीटर, और वहां गीली मिट्टी और पत्थरों के बीच संदूक था। वह लोहे से मजबूत, गहरे रंग की लकड़ी का था, जंग और कॉम्पैक्ट मिट्टी से ढका हुआ था। उन्होंने उसे रस्सियों से ऊपर खींचा और आंगन में एक तिरपाल पर रख दिया। राजवीर ने आशा को देखा। क्या तुम इसे खोलना चाहती हो? उसने हाँ में सिर हिलाया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह उसे अपने कानों में सुन सकती थी। वह संदूक के सामने घुटनों के बल बैठ गई। ताला जंग लगा हुआ था, लेकिन बंद नहीं था। उसने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया। अंदर 3 चीजें थीं। सबसे पहले कपड़े के मोटे लपेटे जो खोलने पर सोने के सिक्के निकले, बहुत सारे, पुराने, शायद आशा के दादा के समय के, शायद पिछली विरासत से। दूसरा, कागजों का एक बंडल जो एक डोरी से बंधा और लपेटा गया था। और तीसरा, एक खत जो उसके पिता की अचूक लिखावट में फीकी स्याही से लिखा गया था। आशा ने कांपते उंगलियों से खत लिया और जोर से पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी आशा, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें जीवित रहते हुए कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें दूसरों के लालच से बचाना चाहता था। तुम्हारे दादा, मेरे पिता, दूर दूर तक जमीन के मालिक थे, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया, दस्तावेजों में हेराफेरी की और मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं केवल ये मूल अधिकार पत्र और यह सोना ही बचा पाया। मैंने इसे इसलिए छिपा दिया ताकि किसी दिन जब तुम बड़ी हो जाओ तो तुम वह वापस मांग सको जो तुम्हारा है। जमीन पुराने रजिस्टर में तुम्हारे नाम पर है। किसी को भी वह मत लेने देना जो तुम्हारा है। तुम जितनी सोचती हो उससे ज्यादा मजबूत हो। प्यार के साथ, तुम्हारा पिता। आंगन पर भारी कंबल की तरह खामोशी छा गई। आशा ने खत गिरा दिया और अपने चेहरे को हाथों से ढंक लिया। उसे नहीं पता था कि रोना है या हंसना है। सालों तक वह गरीबी में रही थी, अपमानित हुई थी, घृणा की गई थी, यह विश्वास करते हुए कि उसके पास कुछ नहीं है। और इस पूरे समय उसके पैरों के नीचे इस बात का सबूत था कि वह एक बड़ी संपत्ति की वारिस थी। राजवीर उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसे गले लगा लिया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मरने के बाद भी बचाया। मुझे कुछ नहीं पता था, आशा ने फुसफुसाया। कुछ नहीं, मेरी माँ तब मर गई जब मैं छोटी थी। मेरे पिता ने कभी इस बारे में बात नहीं की, और जब रोहन और मैंने शादी की तो हम बस गुजारा करते थे। मैंने कभी कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, राजवीर ने दृढ़ता से कहा। जरूरी यह है कि अब तुम जानती हो और हम वह सारी जमीन वापस ले लेंगे। अगले दिनों में राजवीर ने शहर के सबसे अच्छे वकील को काम पर रखा। वे दस्तावेजों को संपत्ति रजिस्ट्री में ले गए और पुराने अभिलेखागार की जांच करने के बाद वकील ने पुष्टि की कि खत क्या कह रहा था। आशा देवी, एर्नेस्टो डोमिंगेज की बेटी, 300 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन की वैध मालिक थी। वह जमीन जिसे उसके चाचा, उसके पिता के भाई 20 से ज्यादा सालों से अवैध रूप से चला रहे थे। खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। गरीब विधवा, वह महिला जिसे सब घृणा करते थे, न केवल रतनपुर के सबसे अमीर जमींदार से शादी कर चुकी थी, बल्कि वह अपनी खुद की संपत्ति की भी वारिस थी। वही लोग जिन्होंने उसे अपमानित किया था, अब उसे शर्म, ईर्ष्या और आश्चर्य के मिश्रण से देख रहे थे। माला और सुमन, जो जलते सूरज के नीचे गांव की सड़कों पर झाड़ू लगाकर अपनी सामुदायिक सेवा कर रही थीं, उन्हें एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए पता चला। जब पड़ोसियों में से एक ने मुश्किल से छिपी हुई द्वेष के साथ उन्हें बताया कि आशा अब क्षेत्र के किसी भी परिवार से ज्यादा जमीन की मालकिन थी, तो दोनों चुप हो गईं। कोई आंसू नहीं थे, कोई क्रोध नहीं था, केवल शौर, एक गहरा खालीपन था, एक भारी निश्चितता कि उन्होंने ईर्ष्या के कारण अपना जीवन खुद नष्ट कर दिया था। यह कभी दया के लिए नहीं था। सुमन ने जमीन को देखते हुए फुसफुसाया। राजवीर सच में उससे प्यार करता था और पता चला कि वह हमेशा हमसे ज्यादा थी, हर मायने में। माला ने जवाब नहीं दिया, बस सूखी आंखों और टुकड़े टुकड़े हुए अभिमान के साथ झाड़ू लगाती रही। 2 महीने बाद जब वकील ने मुकदमा जीता
और जमीन आधिकारिक तौर पर आशा को वापस कर दी गई, तो राजवीर ने गरुड़ महल हवेली में एक बैठक आयोजित की। उसने आशा की जमीन पर काम करने वाले सभी किसानों को, रतनपुर के पड़ोसियों को, स्थानीय अधिकारियों को आमंत्रित किया। वह चाहता था कि सब सच जाने, सब देखें कि उसकी पत्नी वास्तव में कौन थी। आशा हवेली के मुख्य हॉल में एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण हरे रंग के सूट में, बाल नीचे एक जोड़े में बंधे हुए अंदर आई। वह महीनों पहले की झुकी हुई और डरी हुई महिला की तरह नहीं लग रही थी। वह सीधी कमर के साथ चलती थी, उसकी नजर दृढ़ थी, उसकी मुस्कान उस व्यक्ति की शांत मुस्कान थी जिसने दुनिया में अपना स्थान पा लिया था। राजवीर ने उसे सबको पेश किया। यह मेरी पत्नी आशा माल्डोनाडो, 300 हेक्टेयर जमीन की मालकिन, 2 असाधारण बच्चों की मां और सबसे बहादुर और उदार महिला है जिसे मैं जानता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब जानें कि उन जमीनों के बारे में फैसले वह लेंगी क्योंकि वे उनकी हैं, मेरी नहीं। किसान, जिनमें से कई सालों से उन जमीनों पर काम कर रहे थे, यह नहीं जानते थे कि वे रोहन जी की बेटी की थीं, खड़े हो गए और तालियां बजाईं। कुछ रो रहे थे क्योंकि आशा ने अपने पहले कार्य के रूप में घोषणा की थी कि वह उन्हें नहीं निकालेगी, कि वे जमीन पर काम करना जारी रखेंगे, लेकिन अब उचित अनुबंधों के साथ, सम्मानजनक वेतन के साथ, सम्मान के साथ। मेरे पिता इस जमीन से प्यार करते थे, आशा ने साफ, बिना कांपे आवाज में कहा, और मैं उनकी याद का सम्मान उसी प्यार से करूंगी। और जो लोग इस पर काम करते हैं उन्हें वह गरिमा दूंगी जिसके वे हकदार हैं। तालियां गूंज उठीं। आशा ने राजवीर को देखा और उसकी आंखों में वही गर्व देखा जो उसने शादी के लिए प्रस्ताव करते समय देखा था। लेकिन अब यह अलग था। अब आशा को किसी और से मान्यता की जरूरत नहीं थी। वह जानती थी कि वह कौन थी। वह जानती थी श्योर कि उसका मूल्य क्या था। अगले महीनों में और भी बदलाव आए। आशा ने राजवीर की मदद से जमीन को आधुनिक बनाया, मजदूरों के लिए घर बनाए, किसानों के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खोला, और धीरे धीरे उसका नाम गरीबी या अपमान का नहीं बल्कि न्याय और उदारता का पर्याय बन गया। शादी के 1 साल बाद आशा लता का हाथ पकड़े रतनपुर के चौपाल में चल रही थी। लड़की अब 12 साल की थी और एक निजी स्कूल में पढ़ती थी। आदित्य 15 साल का था और राजवीर के साथ हवेली में जमींदारी का काम सीख रहा था। जीवन इस तरह बदल गया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गांव की औरतें, वही औरतें जो आशा के गुजरने पर फुसफुसाती थीं, अब उसे सम्मान से नमस्ते कहती थीं। कुछ तो अपनी समस्याओं के बारे में भी उससे सलाह मांगती थीं। आशा उन्हें धैर्य से सुनती थी, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी अहंकार के, क्योंकि पैसे और जमीन ने उसे नहीं बदला था कि वह कौन थी। उन्होंने केवल वही उजागर किया था जो हमेशा वहां था। वह सेठ माखन लाल की दुकान के सामने से गुजरी। बूढ़ा दुकानदार मुस्कुराते हुए उसे नमस्ते करने बाहर आया। श्रीमती आशा, आपको देखकर कितनी खुशी हुई। राजवीर साहब कैसे हैं? अच्छे हैं, सेठ माखन लाल। बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं, मैं हमेशा जानता था कि आप खलास हैं। जब से आप बच्ची थीं और अपने पिता के साथ चीनी खरीदने आती थीं, मैंने हमेशा यह जाना। आशा बिना कुछ कहे मुस्कुराई। वह जानती थी कि सेठ माखन लाल ने कभी उसका बचाव नहीं किया था जब औरतें उसका मजाक उड़ाती थीं, लेकिन वह यह भी जानती थी कि द्वेष रखना केवल आत्मा को जहरीला बनाता है। इसलिए उसने विनम्रता से सिर हिलाया और आगे बढ़ती रही। चौपाल के अंत में, उसी बेंच पर जहां वे पहले बैठती थीं, हंसने और आलोचना करने के लिए, माला और सुमन बैठी थीं। उन्होंने अपनी सामुदायिक सजा पूरी कर ली थी, लेकिन किसी ने भी पति नहीं ढूंढा था। किसी को भी वह सुनहरा भविष्य नहीं मिला था जो वे सुंदर होने के कारण हकदार मानती थीं। माला अब शहर की एक कपड़े की दुकान में काम करती थी। सुमन अपनी चाची की बेकरी में मदद करती थी। वे साधारण, नीरस जीवन जीती थीं। जो उन्होंने किया था उसकी प्रतिष्ठा से पीछा किया जाता था। जब उन्होंने आशा को करीब आते देखा तो दोनों ने नजरें झुका लीं, लेकिन आशा उनके सामने रुक गई। लता ने भ्रमित होकर उसे देखा, लेकिन आशा ने धीरे से उसका हाथ दबाया। नमस्ते, आशा ने शांत आवाज में कहा। माला ने हैरान होकर ऊपर देखा। श्रीमती आशा, मैं बस इतना कहना चाहती थी कि मुझे कोई द्वेष नहीं है। जो हुआ सो हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपने सीखा होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको शांति मिलेगी। सुमन ने मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं निकला। वह केवल हां में सिर हिला पाई। उसकी आंखें नम थीं। माला ने घूंट लिया और धीरे से धन्यवाद फुसफुसाया। आशा लता के साथ चलती रही। लड़की ने उसे प्रशंसा से देखा। मां, आपने उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया? उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद? आशा रुक गई और अपनी बेटी की ऊंचाई पर आने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। क्योंकि द्वेष केवल तुम्हें ही चोट पहुंचाता है,
मेरे प्यार, वे पहले ही हार चुकी हैं। उन्होंने कुछ ऐसा करने के जुनून में खुश रहने का अवसर खो दिया जो उनके पास कभी नहीं था। इसके विपरीत मैं जीत गई। मैंने एक अद्भुत पति जीता। मैंने वह वापस पा लिया जो मेरा था, और सबसे बढ़कर मैंने खुद का मूल्य समझना सीखा। यही सच्ची जीत है। लता ने उसे जोर से गले लगाया और वे उस गांव में एक साथ चलती रहीं जो पहले आशा को घृणा करता था, लेकिन अब उसे सम्मान से और कुछ मामलों में सच्ची प्रशंसा से देखता था। उस रात गरुड़ महल हवेली में आशा और राजवीर ने सितारों के नीचे आंगन में रात का खाना खाया। बच्चे सो चुके थे। हवा में चमेली और गीली मिट्टी की महक थी। राजवीर ने मेज पर आशा का हाथ पकड़ा। जानती हो, मैं तुमसे सबसे ज्यादा क्या प्यार करता हूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। क्या? कि तुम कभी नहीं बदली। जो कुछ भी हुआ, पैसे, जमीन, गांव के सम्मान के बावजूद तुम वही महिला बनी रही जिससे मैं मिला था। विनम्र, उदार, मजबूत। आशा ने उसका हाथ दबाते हुए मुस्कुराई। यह इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे देखना सिखाया कि मैं वास्तव में कौन हूं, न कि वह जैसे दूसरे मुझे देखते थे, और वह अमूल्य है। वे रात का, झींगुरों के गाने का, उस शांति का आनंद लेते हुए चुप रहे जो उन्होंने एक साथ बनाई थी। और जब रतनपुर की पहाड़ियों पर सितारे चमक रहे थे, आशा देवी, वह महिला जिसे कभी गांव की सबसे बदसूरत माना जाता था, जिसे अपमानित किया गया, घृणा की गई और अस्वीकार कर दिया गया, वह उस आदमी की बाहों में आराम कर रही थी जो उससे प्यार करता था। इसलिए नहीं कि वह सुंदर हो गई थी, बल्कि इसलिए कि वह हमेशा से थी। और आखिरकार पूरी दुनिया ने इसे देखा था। चरित्र बना रहता है, दयालुता को पुरस्कृत किया जाता है, और सच्चा प्यार वह पहचानता है जो दूसरे कभी देखना नहीं चाहते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी व्यक्ति का सच्चा मूल्य कभी भी आंखों से दिखने वाली चीजों में नहीं होता, बल्कि दिल में रहने वाली चीजों में होता है। शारीरिक सुंदरता फीकी पड़ जाती है, अभिमान ढह जाता है, लेकिन चरित्र, दयालुता और गरिमा हमेशा के लिए बने रहते हैं। आशा को घृणा की गई, अपमानित किया गया और अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन उसने कभी अपना सार नहीं खोया। और जब समय आया तो जीवन ने उसे वह सब कुछ वापस दे दिया जो दुनिया ने उससे छीन लिया था। इसलिए याद रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज कितने लोग आपको नीचा दिखाते हैं। अगर आप अपना दिल साफ और अपनी गरिमा बरकरार रखती हैं, तो समय और भगवान हर किसी को उसकी जगह पर रखने का ध्यान रखेंगे। जो तुम चुपचाप बोती हो, उसे तुम सम्मान के साथ काटोगी। अगर आप इस कहानी से भावुक हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानियां और भी बेहतर होंगी। भगवान आपका भला करे।